कश्मीर में दहशतगर्दों का सफाया जारी है। पुलवामा में एक आतंकी ढेर हुआ। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। तो घाटी में ऑपरेशन क्लीन, एक दहशतगर्द को अब तक मार गिराया गया है और फिलहाल ये ऑपरेशन अभी तक जारी है। एक आतंकी पुलवामा में ढेर हो चुका है। दिल्ली के बॉर्डर से किसानों की घर वापसी हो रही है। हटाए गए सिंगू बॉर्डर पर लगे हुए बैरिकेड्स। टिकट के साथ किसानों का आखिरी जत्था भी घर लौट जाएगा। 383 दिन बाद आज सभी किसान अपने घर लौट रहे हैं। तो पिछले 383 दिनों से यानी कि एक साल से भी ज्यादा लंबा ये संघर्ष और अब ये किसानों की तस्वीरें, वो सभी बॉर्डर जहां पर किसान इकट्ठा थे, जहां पर आंदोलन कर रहे थे, अब सभी जगह से किसानों ने अपना सामान समेट लिया है और आज अपने घर की तरफ रवाना हो गए हैं। राकेश टिकैत जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे, सबसे ज्यादा मीडिया में रहे, सरकार के साथ जिनकी वार्ता चली लंबे समय तक, वो भी आज आखिरी जत्थे के तौर पर अपने घर पर लौट जाएंगे। तीन कानून वापसी हुए हैं। भारत सरकार से समझौते के आधार पर बातचीत हुई है। ये समझौते के आधार पर यह आंदोलन स्थगित हुआ है। आंदोलन वापसी नहीं हुआ, आंदोलन खत्म नहीं हुआ। समझौते के आधार पे आंदोलनों की वापसी हुई है, स्थगित हुए हैं। तो आज किसान अपने अपने घर लौट रहे हैं। अलग अलग जगहों से आए किसान और आज सभी बॉर्डर खाली हो जाएंगे और जिस वजह से आम यातायात को परेशानियां हो रही थी, वो सभी बॉर्डर आज सुचारू रूप से शुरू हो जाएंगे। और जयपुर में 28 लाख रुपए की लूट हुई। संजय सर्किल पर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। लूट की वारदात का सीसीटीवी भी सामने आ गया। बैग लेकर भागते बदमाश दिख रहे हैं। व्यापारी के कर्मचारी से 28 लाख रुपए लूट लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि पहले आंखों में मिर्ची फेंकी गई और उसके बाद ये व्यापारी का कर्मचारी है, 28 लाख रुपए इसके पास थे और ये सीसीटीवी के वो फुटेज जिसमें नजर आ रहा है कि वो बैग लेकर पैसों का भाग रहे हैं। पहले बताया गया आंख में मिर्ची झोंकी गई और उसके बाद बैग छीनकर भाग गए। संजय सर्किल की ये तस्वीरें हैं जहां पर पहले रेकी की गई। अब सबसे बड़ा सवाल कि इन चोरों को या इन बदमाशों को, सौरभ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। सौरभ गृहस्थी हमारे साथ हैं। सौरभ, बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सीसीटीवी फुटेज तो सामने आ गया, लेकिन इस व्यापारी के कर्मचारी के बैग में 28 लाख रुपए हैं। ये जानकारी इन चोरों को मिलना, ये भी अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। जी बिल्कुल आसिफ, आपने बिल्कुल जायज सवाल जो है वो खड़ा किया है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये मामला कल का है। कल चांदपोल बाजार में एक व्यापारी है, संभवतः बताया जा रहा है कि हवाला कारोबारी है और इनके जो कर्मचारी हैं वो कलेक्शन करके करीब 29 लाख रुपए, 29.5 लाख रुपए लेकर आए थे। 2 अलग अलग बैग थे, लेकिन जो ये बदमाश हैं ये अचानक आते हैं, कर्मचारियों की आंखों में मिर्च झोंकते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस दौरान फायरिंग भी हुई है। हालांकि पुलिस ने अभी तक फायरिंग की पुष्टि जो है वो
नहीं किए और फिर ये लोग एक बैग लेकर फरार होते हैं। उस बैग में 28 लाख रुपए थे और ये लोग फरार हो जाते हैं। इस वारदात में 2 बदमाश नजर आ रहे हैं फरार होते हुए, लेकिन बताया ऐसा जा रहा है कि करीब 3 जो है वो बदमाश इस पूरी वारदात में शामिल थे। हालांकि अभी तक पुलिस को कोई सुराग सीसीटीवी के अलावा नहीं लगा है और सीसीटीवी के आधार पर ही पुलिस ने अपनी जांच जो है वो शुरू कर दी है। लेकिन ये बड़ी वारदात है। राजधानी जयपुर के चांदपोल इलाका जो काफी व्यस्त इलाका रहता है, वहां पर इतनी बड़ी वारदात होना ये अपने आप में कई सवाल जरूर खड़े करता है। लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस प्रकार के जो बदमाश हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी सौरभ, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और सीकर के श्रीमाधोपुर से ये बड़ी खबर है। सीकर में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। लूट के इरादे से सास बहू की हत्या की गई। इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। बदमाशों का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। कोटड़ी सिमारला गांव की घटना बताई जा रही है। सीकर में लूट और सास बहू की हत्या से सनसनी मच गई। घटना जिले के श्रीमाधोपुर इलाके की है। बताया जाता है कि ग्राम कोटड़ी सिमारला गांव में बदमाशों ने लूट के इरादे से पूरणमल कुमावत के घर पर धावा बोल दिया। इस दौरान लूट का विरोध करने पर लुटेरों ने पूरणमल की पत्नी संतोष देवी और मां रामेश्वरी देवी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और दोनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। देर रात दोनों को गंभीर हालत में जयपुरिया हॉस्पिटल रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान दोनों ने ही दम तोड़ दिया। उसके हिसाब से यही लगता है कि किसी ने लूट की नीयत से हमला किया है, क्योंकि महिला यहाँ पर कल तक अकेली थी। आज एक और महिला उसके साथ थी मौके पर। महिला को अकेले होने पर रेकी की जाकर के ये घटना की गई है, ऐसा प्रथम दृश्य लगता है। बाकी अभी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हमारी डॉग स्क्वाड और फैसिलिटी टीम आई हुई है। सारे जितने भी इनपुट यहाँ पर हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं और जो भी घटना करने वाले हैं उनका शीघ्र पता लगाया जाएगा। और संसद का शीतकालीन सत्र लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है। तो अब लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सत्र शुरू हो चुके हैं और दोनों के अंदर आज कार्रवाई की ये तस्वीरें अभी सिद्धार्थनगर और पास के 3 जिलों सीधी में लोकसभा लैंड एक्विजिशन के लिए अभी रिसेंटली फंड्स एलोकेट किए गए हैं और इसके अलावा भी स्टेट गवर्नमेंट के साथ तालमेल करके जल्दी से जल्दी लैंड एक्वायर करके इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाने का प्रयत्न चल रहा है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हमारे महाराष्ट्र राज्य में एक नई रेल लाइन नासिक पूना को रेल बोर्ड ने और रेल मंत्रालय ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है। उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है वो 20% स्टेट गवर्नमेंट, 20% सेंट्रल गवर्नमेंट और 60% इक्विटी। और उसमें महाराष्ट्र राज्य ने जो उनका 20% शेयर है उसको कैबिनेट अप्रूवल भी उसको मिला है। तो और जो 60% इक्विटी है उसको भी मान्यता मिली है। तो पिछले 6 महीने से ये प्रपोजल रेल मंत्रालय के पास प्रलंबित है। तो मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि इसको अंतिम मान्यता कब मिलेगी और ये काम कब शुरू होगा। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद मेरे पास अलग से बैठ के इस प्रोजेक्ट को डिस्कस कर लें। महाराष्ट्र में भी जैसे अन्य कई राज्यों में, महाराष्ट्र में भी जहां 2009 से 14 में मात्र 1171 करोड़ होता था एलोकेशन, आज रेलवे के लिए 14 से 19 में माननीय मोदी जी ने 4801 करोड़ पर एनम एलोकेशन किया है सर। इस साल भी 21-22 में 8547 करोड़ एलोकेशन है इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए।
ऑनरेबल एमपी साहब मेरे पास आ जाए, बैठ जाए, हम इसको डिस्कस करके आगे ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 242 श्री कृपानाथ मल्ला। 242 सर। माननीय मंत्री महोदय, सर क्वेश्चन आंसर इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वेश्चन था दुर्लभखेड़ा जो करीमगंज का लास्ट स्टेशन है वहां से मिजोरम तक एक्सटेंशन का। तो मंत्री जी ने बताया कि मिजोरम का कनेक्शन भैरवी से सायरंग तक हुआ है, मतलब स्वीकृत हो गया है। तो मेरा प्रश्न, भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल उन नेताओं में से एक थे जिन्हें राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा के लिए याद किया जाता है। सरदार पटेल की आज पुण्यतिथि है। सीएम गहलोत, प्रधानमंत्री मोदी समेत देश के कई राजनेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सीएम गहलोत ने अपने ट्वीट में लिखा है, भारत के लौह पुरुष देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। वो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रमुख नेताओं में से एक थे और उन्होंने स्वतंत्रता के बाद देश की एकता और एकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गहलोत कैबिनेट की बैठक आज है। थोड़ी देर में कैबिनेट की बैठक शुरू होने जा रही है। दोपहर 12:15 बजे मंत्री परिषद की बैठक भी होनी है। सरकार के 3 साल पूरे होने पर कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। कोरोना समेत दूसरे मुद्दों पर भी मंथन किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा चलते हैं हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा के पास। हमारे साथ जुड़ गए दिनेश। 3 साल के कामकाज लेखे जोखे पर बात होगी, क्या कुछ कार्यक्रम में रहने वाला है? जनता तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश है कि इस सरकार ने इन 3 सालों में क्या क्या जनता को डिलीवर किया है? दिनेश। बिल्कुल आसिफ, देखिए 17 दिसंबर को राज्य सरकार 3 साल का कार्यकाल पूरा कर रही है। तो ये जो कैबिनेट की मीटिंग है और मंत्री परिषद की मीटिंग है, इसमें 3 साल के कामकाज को लेकर भी चर्चा होगी और इसके साथ ही जो आयोजन होंगे 3 साल के, उन कार्यक्रमों को जो है अंतिम रूप एक तरीके से दिया जाएगा। इसके साथ ही अब से कुछ ही देर में, क्योंकि ये मीटिंग शुरू होने वाली है, 11:30 बजे से कैबिनेट की बैठक शुरू होगी और उसके बाद 12:15 बजे मंत्री परिषद की बैठक है। एजेंडा जो है वो सामने आ चुका है इस मीटिंग का और इसमें तकरीबन 14 जो है प्रस्ताव हैं जिन पर कैबिनेट चर्चा करेगी और उसके बाद उन प्रस्तावों का अनुमोदन किया जाएगा। विभागों की अगर बात करें तो देखिए, उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े हुए 2 एजेंडे हैं, कार्मिक विभाग का 1 एजेंडा है, नगरीय विकास विभाग के 2 एजेंडे हैं। इसके साथ ही राजस्व ग्रुप 3 विभाग के 5 एजेंडे हैं। वित्त विभाग के 3 एजेंडों पर कैबिनेट की मीटिंग में चर्चा होगी और इसके साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग के 1 बिंदु पर जो है इस कैबिनेट की मीटिंग में चर्चा होगी। इसके साथ ही पिछली 3 जो मंत्री परिषद की बैठक हुई है, उन तीनों की कार्यवाहियों का जो विवरण है वो कैबिनेट की मीटिंग में रखा जाएगा और उसका जो है अनुमोदन किया जाएगा। एक बिंदु की अगर बात की जाए तो देखिए, जिन बिंदुओं की बात की जा रही है, उच्च शिक्षा विभाग के 2 एजेंडे हैं। उसमें से पहला जो प्रस्ताव है वो ये कि 4 भुजा कनक विश्वविद्यालय जो है मेड़ता नागौर का, उसके प्रारूप का मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन किया जाएगा। इसके साथ ही जो दूसरा प्रस्ताव है ये कि राजकीय महाविद्यालय बीदासर का नामकरण श्री सांवरलाल सुशीला देवी सुथार राजकीय महाविद्यालय बीदासर करने से संबंधित है। इस पर जो है मंत्रिमंडल अपनी जो है वो सहमति देगा। इसके साथ ही कार्मिक विभाग से जुड़ा हुआ प्रस्ताव है वो ये है, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट रूल 2021 बनाए जाने के संबंध में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि ये संविदा कर्मियों से जुड़ा हुआ मसला है। लंबे समय से संविदा कर्मी मांग कर रहे हैं नियमितीकरण की, तो उस दिशा में ये एक कदम जो है वो साबित होगा। नगरीय विकास विभाग की अगर बात करें तो 2 एजेंडे हैं। पहला जो एजेंडा है वो है राजस्थान नगर नियोजन सेवा नियम 1966 में संशोधन किए जाने के संबंध में, और जो दूसरा एजेंडा है वो मीणा छात्रावास हेतु श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना में भूमि का निःशुल्क आवंटन के संबंध में। तो इन पर जो है मंत्रिमंडल विचार करेगा। राजस्व विभाग के 5 एजेंडे हैं। इनमें से 4 जो एजेंडे हैं वो अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड को भूमि आवंटन से जुड़े हुए हैं, और एक जो
पांचवा बिंदु है वो है चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर बसी सघन आबादी का नियमितीकरण। देखिए ये बड़ा एजेंडा है और ग्रामीणों से बड़े स्तर पर ताल्लुक रखने वाला बिंदु है। चारागाह भूमि पर क्योंकि बड़े स्तर पर अतिक्रमण है, अब उनके नियमितीकरण की ओर ये एक कदम जो है वो बढ़ाया जाएगा राज्य सरकार की ओर से, तो उस पर जो है मंत्रिमंडल में विचार किया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में वित्त विभाग के जो है वो 3 बिंदु हैं। इसमें से एक जो प्रमुख बिंदु है वो राजस्थान फाइनेंशियल सर्विसेज डिलीवरी लिमिटेड का गठन। तो एक ये नई जो है वो कंपनी का गठन राज्य सरकार करने वाली है, उस पे जो है विचार होगा मंत्रिमंडल की बैठक में। इसके साथ ही राजस्थान इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 की स्वीकृति, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। जी, इथेनॉल प्रोडक्शन के संबंध में जो है वो किस तरीके के कार्यक्रम रहने वाले हैं और क्या रूपरेखा तैयार की जाएगी, इस पर नजर बनाए रखिएगा। समय समय पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ब्रेक के बाद देखेंगे गांव की सरकार का रण। प्रदेश के 4 जिलों में पंचायती राज के चुनाव चल रहे हैं। आज दूसरे चरण की वोटिंग जारी है। आपको टीवी स्क्रीन पर कोटा, बारां, करौली और गंगानगर में वोटिंग की 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। मतदान के लिए लोगों में उत्साह है, बूथ पर लाइनें लगी हैं। वहीं कोविड प्रोटोकॉल का भी ख्याल रखा जा रहा है। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में कोटा की 3 पंचायत समितियों में वोटिंग जारी है। वोटिंग को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। बड़ी संख्या में लोग बूथ तक पहुंच रहे हैं और लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार करके वोट दे रहे हैं। लालपुरा के आलमपुर पोलिंग बूथ से जायजा लिया हमारे संवाददाता योगेश त्यागी ने। उन्हीं का पालन करते हुए ये मतदान किया जा रहा है और इस वक्त हम लालपुरा के आलमपुरा पोलिंग बूथ पर हैं और यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं कि बिना मास्क के कोई एंट्री नहीं है। यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन के तहत ही जो सारी गाइडलाइन है उन्हीं के तहत जो ये चुनाव है वो करवाए जा रहे हैं। अपने आप में बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है इस तरीके से चुनाव करवाना, क्योंकि कोरोना के बीच में लोगों की भीड़ होती है। लेकिन आप देख सकते हैं हर चेहरे पर मास्क है, बिना मास्क के कोई चेहरा नहीं है। यहाँ पर लोगों में 7:30 बजे से ये चुनाव होने वाले थे, शुरू होने वाले थे। 7:30 से पहले ही लाइनें लग गई, लंबी लंबी कतारें लोगों की यहाँ पर लग गई मतदाताओं की। तो इससे ये भी पता चलता है कि मतदाता कितने जागरूक हैं, जो कि अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। सुबह से ही यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं और हर चेहरे पर मास्क है। पूरी तरीके से तैयारियां जो है वो जिला प्रशासन ने की हुई है। आपको साथ में ये भी बता दें कि कुल 3 पंचायत समिति है जहां पर आज मतदान हो रहा है। खैराबाद, लालपुरा और सांगोद, तीनों जगह पर आज मतदान हो रहा है और सुबह से ही हर जगह की तस्वीरें लगभग ऐसी ही हैं। लोग पहुंच रहे हैं और अपना मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। कोरोना की गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन करवाया जा रहा है। जो उम्मीदवार हैं उनके दिलों की धड़कनें आज बढ़ी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो मतदाता है ये उनकी किस्मत का आज फैसला करने वाले हैं। और आपको बता दें कि जो मतदाता हैं यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं और साथ ही मतदान करने के लिए लाइनों में लगे हैं। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 12 जिले में भी वोटिंग जारी है। जिले के अंता, मांगरोल और 12 पंचायत समितियों में 15-15 पंचायती समिति सदस्य और कुल 7 जिला परिषद सदस्यों का निर्वाचन हो रहा है। गांव की सरकार को चुनने के लिए लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। ठंड होने के बावजूद लोग बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। वहीं वोटिंग को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। और पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में गंगानगर में भी वोटिंग जारी है। दूसरे चरण में गंगानगर, सादुलशहर और शेखरणपुर पंचायत समिति में वोटिंग हो रही है और लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। हालांकि ठंड के कारण सुबह में लोगों की भीड़ जरूर कम है।
एक मतदान केंद्र का जायजा लिया हमारे संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के लिए आज मरुधरा के सरहदी जिले श्री गंगानगर की 3 पंचायत समितियों श्री गंगानगर, श्री करणपुर और सादुल शहर में चुनाव हो रहे हैं। आज सुबह 7:30 बजे चुनाव प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। इस समय हम श्री गंगानगर जिले के एक मतदान केंद्र पर ही मौजूद हैं। यदि हम आपको यहाँ का नजारा दिखाएं तो देखिए काफी पुख्ता इंतजाम पुलिस और जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा किए गए हैं। पर मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के लिए किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो, उसके लिए पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। आरएसी के जवान हैं, पुलिस बल है, यहाँ तक कि होमगार्ड्स के जवान भी तैनात किए गए हैं ताकि वो ट्रैफिक को भी मैनेज करें। श्रीगंगानगर जिले में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं, जिसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। कलेक्टर जाकिर हुसैन ने बताया कि बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू के अतिरिक्त पुलिस बल और होमगार्ड के जवान मंगवाए गए हैं ताकि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष वोटिंग हो सके। वहीं वोटिंग को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 12 जिले में भी वोटिंग जारी है। जिले के अंता, मांगरोल और 12 पंचायत समितियों में 15-15 पंचायती समिति सदस्य और कुल 7 जिला परिषद सदस्यों का निर्वाचन होना है। गांव की सरकार को चुनने के लिए लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। ठंड होने के बावजूद लोग बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। वहीं वोटिंग को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।